नमस्कार। इस शो के जरिए हम बताएंगे बचत और निवेश की दुनिया से आपको रूबरू कराते हैं। हमारा मकसद है हिंदुस्तान के हर वर्ग के लोगों को इन्वेस्टमेंट से जोड़ना और आर्थिक आजादी की राह में आगे बढ़ाना। आज बुधवार है, यानी महिला निवेशकों के लिए खास शो, लेकिन हम आए हैं आपके लिए। ये महिला दर्शक अपने सवाल पूछकर एक्सपर्ट से सलाह ले सकती हैं। तो चलिए देखते हैं शो में आज क्या खास है। कौन सा ये? अपने सवाल जो यहाँ पे है पूछ सकती हैं। जो हम बात करेंगे वो है लक्ष्य बड़ा निवेश कम, क्या हो सही निवेश प्लानिंग। हम बात करेंगे कि पोर्टफोलियो में एक जैसा फंड क्यों ना रखें। साथ ही थीमेटिक सेक्टोरल फंड में निवेश से पहले जोखिम को कैसे समझ सकते हैं, उस पर विस्तार से चर्चा होगी। साथ ही हम ये भी बात करेंगे शो में कि इंश्योरेंस पॉलिसी पोर्टेबिलिटी आखिर क्या है, इसके नियम कायदे क्या हैं, इसके बारे में बारीकी से चर्चा करेंगे। और इंश्योरेंस पॉलिसी को आखिर अगर आप पोर्ट करना चाहते हैं तो कैसे पोर्ट करें, इस पर भी हम बात करेंगे शो में। साथ ही पॉलिसी पोर्ट करने में जितनी भी समस्याएं होती हैं वो हम सॉल्यूशंस इस शो में ढूंढने की कोशिश करेंगे। पोर्ट करते टाइम किन बातों को ध्यान रखें, क्या करना है, क्या नहीं करना है। जो आइए ये शुरू करते हैं मजेदार सेगमेंट जिसमें आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। हमारे साथ जुड़ गए हैं हर्षवर्धन रुंगटा, जो कि सीएफपी हैं रुंगटा सिक्योरिटीज के। रुंगटा जी, स्वागत है आपका इस शो में। हम एक एक करके कॉलर्स के शो के जो जवाब है आपसे पूछेंगे और आज महिलाएं अपने सवाल पूछेंगी, तो इंटरेस्टिंग होने वाला है। सबसे पहले देखते हैं हमारे साथ कौन जुड़े हैं। पारो जी हमारे साथ जुड़ गई हैं अपना सवाल पूछने के लिए। पूछे। एक्चुअली सर मेरे एसबीआई स्मॉल कैप फंड और निपुण इंडिया स्मॉल कैप फंड, एचडीएफसी डिफेंस फंड, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल फंड में 1000 करके जो एसआईपी है उस एसआईपी के बारे में, और एचडीएफसी मैन्युफैक्चरिंग फंड में 25,000, एचडीएफसी हेल्थ एंड फार्मा में 25,000, आदित्य बिरला क्वांट फंड में 25,000 है जी जी। आपकी जो एसआईपी आपने बताई वो हर एसआईपी में 1,000 रुपए है? हाँ हाँ जी सर जी। तो आपका कितना लंबा होराइजन है, आप कब तक के लिए निवेश करना चाहते हैं? 20 साल। सब इन्वेस्टमेंट भी किया हुआ है कुछ फंड्स में, आप क्या बोलेंगे इनको? तो देखिए पारो जी, आपका जो पोर्टफोलियो है वो अगर हम एक ध्यान से देखें तो आपके पास स्मॉल कैप फंड है और सेक्टर और थीमेटिक फंड्स हैं। तो ये एक सही तरीका नहीं है। अगर आप एक रिटेल इन्वेस्टर जो फाइनेंशियल मार्केट से इतने वाकिफ नहीं है तो उसके लिए ये तरीका सही नहीं है, एक आइडियल तरीका नहीं है इन्वेस्टमेंट करने का। आपके पोर्टफोलियो में एक आप फ्लेक्सी कैप या मल्टी कैप फंड ऐसी अगर रखेंगे तो ज्यादा बेटर होगा। आपके लक्ष्य के बारे में पहले बता दूं, मैं पोर्टफोलियो पे बाद में आता हूं। तो पहला जो आपका लक्ष्य था कि 20 साल में आपने अपने सवाल में भेजा था कि आपको 1 करोड़ रुपए इकट्ठा करना है। तो अगर हम एमफी की गाइडलाइंस के मुताबिक अगर अनुमान लगाते हैं कि फ्यूचर में जाते हुए आपका पोर्टफोलियो कितना बन जाएगा, अगर आप 4,000 रुपए महीने का इन्वेस्ट कर रही हैं
एस्टिमेशन अगर हम लगाते हैं कि 20 साल में पैसा कितना बन जाएगा, तो ये करीबन 45 लाख बनता है। आपका जो लक्ष्य था वो 1 करोड़ रुपए का था। तो ये सीधी-सी बात है, आप समझ गई होंगे कि आपको जो आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो बढ़ाना होगा, ना कि आपको कम से कम इसे डबल करना होगा या थोड़ा उससे ज़्यादा। तो निराश होने की कोई बात नहीं, अभी जितना आप इन्वेस्ट कर सकती हैं उतना कर रही हैं। जैसे-जैसे आगे जाते हुए आपकी इनकम बढ़ती है, तो प्लीज़ इसका ध्यान रखिएगा कि आपको अपनी एसआईपी बढ़ाते रहना है। अब आते हैं आपके पोर्टफोलियो पे। आपने जैसे मैंने कहा कि आपके पास स्मॉल कैप फंड्स है, थीमेटिक फंड्स है और सेक्टर फंड्स ही हैं आपके पोर्टफोलियो में। ये एक आइडियल तरीका नहीं है। अगर कोई कारण से आप इन स्मॉल कैप सेक्टर जो कैटेगरी के फंड्स हैं या सेक्टर या थीमेटिक फंड्स हैं, इनको अच्छी तरह अगर समझती हैं, इनकी एंट्री एग्जिट प्लान कर सकती है, इनकी रिस्क कितना है, इसमें वोलेटिलिटी कितनी है, अगर ये चीज़ समझ ऐसे प्रूडेंशियल का एक फ्लेक्सी कैप फंड दे रहा हूँ और एसबीआई मैग्नम का मिड कैप फंड दे रहा हूँ। अब मैंने क्या किया है, आपके पास आईसीआईसीआई की एक फ़ोलियो ऑलरेडी खुला हुआ है, जिसमें आप पीएसयू फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं और एसबीआई में आप स्मॉल कैप में कर रहे हैं। तो आपके पास एसबीआई म्यूचुअल फंड और आईसीआईसीआई में फ़ोलियो ऑलरेडी खुला हुआ है। आपको नया फ़ोलियो खोलने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ़ आप स्कीम स्विच करनी है। तो जो एक्जिस्टिंग स्कीम्स हैं आपकी, सारी बंद करिए और उसमें से सारा रिडेम्पशन करके जो नई 2 स्कीम्स मैंने बताई आपको, मैंने एक फ्लेक्सी कैप फंड बताया और एक मिड कैप फंड बताया। इन दोनों में इन्वेस्ट कर दें। आपको ज़्यादा काम भी नहीं करना है क्योंकि आपका फ़ोलियो ऑलरेडी इन 2 फंड हाउस के साथ खुला हुआ है। तो सिर्फ़ आपको स्कीम स्विच करनी है और जो अपना टारगेट है, उसे आपको थोड़ा कंज़र्वेटिव बनाना होगा क्योंकि आज जितना इन्वेस्ट कर रहे हैं, उससे आपको लगभग आधा इकट्ठा होगा जितना आपको चाहिए। तो आगे जाते हुए अपना इन्वेस्टमेंट ज़रूर बढ़ाइएगा। इस पे सेट किया आपने, किसी से सलाह ली थी, ये एजम्पशंस कहाँ से आया? एक्चुअली सर ऐसा कुछ नहीं। मेरे पास जो बैलेंस था वो इकट्ठा करके मैंने तो कर दिए, लेकिन आप लोगों का ये शो देखकर मुझे पता चला कि कैसे इसको और भी ज्यादा करके लेके जाना चाहिए। जी बिल्कुल, आपका जो सवाल है और जो टारगेट्स हैं वो एकदम सही है। मैं ये समझने की कोशिश कर रहा हूं कि कई सारे ऐसे दर्शक हैं जो टारगेट रखते हैं XYZ, लेकिन उसका एजम्पशन क्या होना चाहिए, एक बेसिस क्या होना चाहिए। रुंगटा जी, मैं आपके पास इसके लिए आना चाहता हूं क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम एक टारगेट तो रखते हैं लेकिन हमें यह नहीं पता होता है कि उसका इन्वेस्टमेंट कितना हो, तो ये कैलकुलेशन कैसे की जाए? जो हम शोज़ पे लेते हैं, वो इन्वेस्ट कर रहे हैं, मान लीजिए 1, 2, 3, 4 हज़ार रुपए इन्वेस्ट करते हैं और जब वो बोलते हैं मैं लक्ष्य ये है कि 10 साल में, 5 साल में मुझे 1 करोड़ रुपया करना है। तो आई डोंट नो कि वो क्या समझ के कैलकुलेशन करते हैं। ठीक है, एस्पिरेशनल हमें होना चाहिए, लेकिन अगर कोई कारण से हम 2-5 हज़ार रुपया महीने का कर रहे हैं और 5 साल में हमें 1 करोड़ रुपया चाहिए, तो कहीं न कहीं हमने प्रोडक्ट को समझा नहीं है। तो मेरा कंसर्न कहाँ से आता है, आप इसे एक क्विक, आप जो इक्विटी में अगर एसआईपी कर रहे हैं, तो आपको लगता है कि एक एटीएम मशीन जैसी है कि हम पैसे कुछ भी डालेंगे और एंड में हमको 1-1 करोड़ रुपया मिल जाएगा। जी नहीं, वैसा नहीं होता। ये सोशल मीडिया का एक बहुत ही गलत प्रभाव है लोगों पे कि वो कर जो आज की तारीख में सब सोशल मीडिया पे आके मैंने इतने करोड़ रुपए कमा लिए वगैरह, तो ये एक एस्पिरेशंस बढ़ाते जाते हैं। एक निवेशक को क्या समझना है कि इक्विटी मार्केट में अगर आप एसआईपी के ज़रिए निवेश कर रहे हैं, इसमें कम से कम आपको 10 से 20 साल अगर रहेंगे, तो करोड़ों रुपए की हम बातें कर सकते हैं। कि मान लीजिए आपने 2,000 रुपए इन्वेस्ट किया या 4,000 रुपए इन्वेस्ट किया, अगर हम एक परसेंटेज अनुमान लगाते हैं, जिसमें बाद में आऊँगा कि अगर हम एक परसेंटेज अनुमान लगाते हैं, तो ये 15 साल में 1 करोड़ रुपया बनेगा या 2 करोड़ रुपया बनेगा। अब एडफी ने क्या किया, जो एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया है, उन्होंने ये जो एस्टिमेशंस निकालने का एक एग्जांपल है, उन्होंने बताया कि अगर आप इक्विटी म्यूचुअल फंड का एक अनुमान लगाते हैं कि भई अगर मुझे 10, 15 या 20 साल के ऊपर मुझे क्या रिटर्न आएगा, तो उन्होंने स्पेसिफिक गाइडलाइंस दी हैं। बोले कि आप 12% का अनुमान लगा के आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो एक निवेशक को जब भी कैलकुलेशन करना है, 2 तरीका है। आपको ऑनलाइन बहुत सारे कैलकुलेटर्स मिल जाएँगे, जहाँ पे आप कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेशन कर सकते हैं। आपको क्या करना है कि अगर मैं ₹5,000 महीने का इन्वेस्ट कर रहा हूँ, तो आपको कंपाउंड इंटरेस्ट
टेन्योर डालेंगे, उसके बाद की एक राशि मिल जाएगी कि भाई इतना मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ। तो पहला क्वेश्चन पॉइंट क्या है कि ये एक एस्टिमेशन है। ये भी जरूरी नहीं है कि एम्फी ने कहा 12% तो आपको 12% मिलेगा। ये लेकिन एक अनुमान लगा के आपको दिया जाएगा कि भाई लगभग मेरे पास इसके आसपास पैसे इकट्ठे होने चाहिए। दूसरा तरीका है कि अगर आप बैकवर्ड वर्किंग कर रहे हैं, आप ये बोलते हैं कि मुझे 15 साल बाद 1 करोड़ रुपया चाहिए। तो यही कैलकुलेटर में आप फ्यूचर वैल्यू 1 करोड़ की डालिए और उसे 12% से डिस्काउंट करिए, तब आपको एक फिगर आएगा कि भाई हर महीने का आपको कितना इन्वेस्ट करना है। सो अंकुर, 2-3 चीजें मैं खाली हाइलाइट करना चाहूंगा कि कोई भी इन्वेस्टर अगर इक्विटी मार्केट में भी आ रहा है, प्लीज इसे सोने उगलने या उगलने की कोई मशीन ना समझे। ये एक तरीका है, एक प्रोसेस है जिसमें कंपाउंडिंग का असर धीरे-धीरे आएगा। रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन रखिए कि 12% का जो एमसी की तरफ से निर्देशित है, तो आप साल 5 साल का रिटर्न देखते हुए अगर 20-25% का अनुमान लगा रहे हैं, वो लॉन्ग टर्म में सही नहीं होगा। जी, बिल्कुल सही बात है। तो एक रियलिस्टिक आपको अनुमान लगाना चाहिए। पारो जी, मैं आपको एक चीज के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने लंबे समय के लिए निवेश का सोचा। 20 साल तक का आपका जो होराइजन है वो काबिले तारीफ है, लेकिन आपको एडजस्टमेंट करना होगा। जिस तरीके से गोल सेटिंग बताई यहाँ पे रुंगटा जी ने एक्सप्लेन की, आप किसी भी तरीके के आप कैलकुलेटर या किसी भी तरीके की आप अपने फाइनेंशियल प्लानर से कंसल्ट कर सकते हैं। उसके हिसाब से आप इन्वेस्टमेंट और उसका रिटर्न कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए अगली क्वेरी की तरफ बढ़ते हैं और यहां पर हमारे पास जो क्वेरी आई है वो यूट्यूब के माध्यम से है। अर्शी आफ्ताब जी ने सवाल पूछा है। उनकी उम्र है 32 साल और वो 15,000 एक पॉलिसी में लगाना चाहती हैं, लगभग 60,000 रुपए या लार्ज कैप फंड, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड, निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड और साथ ही साथ पराग पारेख फ्लेक्सी कैप या एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप 30 साल के लिए निवेश करना चाहते हैं। रुंगटा जी, आप इनको क्या सलाह देंगे? तो देखिए अंकुर, जो अर्शी जी का सवाल है कि इनका जो प्रोसेस है अपना पोर्टफोलियो बनाने का, वो अच्छा है। इन्होंने क्या बहुत लिमिटेड नंबर ऑफ स्कीम्स रख रखी हैं। इन्होंने हर एक स्कीम, हर एक कैटेगरी में इन्वेस्टमेंट करने की कोशिश की, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, फ्लेक्सी कैप। तो एक ऑब्जर्वेशन सिर्फ देना चाहूंगा यहाँ पे कि पराग पारेख फ्लेक्सी कैप जो इन्होंने चूज किया है और निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप जो इन्होंने चूज किया, इसका पोर्टफोलियो लगभग सेम होगा। पराग पारेख फ्लेक्सी कैप हालांकि फ्लेक्सी कैप कैटेगरी का है, लेकिन उनका जो एलोकेशन है वो लार्ज कैप में करीबन 90% तक है। तो ऑल सेड एंड डन, ये एक तरह का लार्ज कैप फंड ही हुआ। तो अगर आप एक फ्लेक्सी कैप में लार्ज कैप फंड की तरह होगा, तो ये 3 स्कीम रख सकती है 60,000 के लिए। 15,000 की 4 स्कीम चूज करती है, उसके जगह पे मैं इन्हें 3 स्कीम का सजेशन दूंगा। ये पराग पारेख फ्लेक्सी कैप में इन्वेस्ट करें, जिसमें ये 20,000 रुपए इन्वेस्ट करें। मोतीलाल ओसवाल और निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप, इन दोनों में ये 20-20 करें, तो 3 स्कीम में इनका टोटल 60,000 का इन्वेस्टमेंट हो जाएगा, जिसमें लार्ज कैप ओरिएंटेड फ्लेक्सी कैप है, एक मिड कैप है और एक स्मॉल कैप है। अगर ये 4 स्कीम रखना चाहती है तो एक डाइवर्सिफिकेशन और मैं इन्हें बता सकता हूं, वो है कि वो इंटरनेशनल फंड्स में निवेश करें। तो तो क्या होगा, पराग पारेख में 15,000 रुपए हो गए, मोतीलाल ओसवाल में 15,000 हो गए, निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप में 15,000 और एक 15,000 की एसआईपी ये एक नैस्डैक 100 फंड में कर सकती हैं जो यूएस में इन्वेस्ट करता है। तो एबीएसएल नैस्डैक 100 फंड है जो एसआईपी ले रहा है। तो आपका क्या होगा, इंडियन मार्केट में भी आपका मार्केट में एक्सपोजर लेने के फायदे क्या हैं? एक, ऑफ कोर्स आपको डॉलर डिनोमिनेटेड इन्वेस्टमेंट मिलता है। आपको नैस्डैक की लिस्टेड जो कंपनीज हैं उनमें इन्वेस्ट करने का एक मौका मिलता है और ऐसे ऑलमोस्ट ऑल कंपनीज जो नैस्डैक 100 का हिस्सा है वो इंडिया में लिस्टेड ही नहीं है। तो आपको एक अलग तरीके की कंपनियों में इन्वेस्ट करने मिलता है। आपको एक ज्योग्राफिकल डाइवर्सिफिकेशन मिलता है कि भाई आज आपका पैसा सिर्फ इंडिया में लगा है, थोड़ा पैसा आपका इंडिया के बाहर भी लगता है इनटू डिफरेंट ज्योग्राफीज। सो उस तरह से आपका एक पोर्टफोलियो में एक अच्छा मिश्रण बन जाएगा। सो 2 ऑप्शंस मैं फिर से फाइनली रिपीट करता हूं। एक है अगर वो सिर्फ इंडियन इक्विटीज में करना चाहती है तो पराग पारेख फ्लेक्सी कैप, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप, निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप में 20-20 हजार कर दें। अगर वो चौथा इंटरनेशनल फंड जोड़ना चाहती हैं तो एबीएसएल नैस्डैक 100 फंड को जोड़ सकती हैं, लेकिन फिर चारों स्कीम में 15-15 हजार रुपए इन्वेस्ट करें। जी, बिल्कुल ठीक बात है। अगला सवाल भी यूट्यूब के माध्यम से
चाहते हैं। हमारे पास जो सवाल आया है वो नमिता जी की तरफ से आया है। उन्होंने जो सवाल पूछा है अपनी 2 बेटियों के लिए पूछा है जिनकी उम्र 21 और 18 साल है। ऑलरेडी उनके पास 12,500 की SIP है। जो फंड उन्होंने नाम दिए हैं HDFC फ्लेक्सी कैप, ICICI प्रूडेंशियल ब्लू चिप, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप, निपॉन इंडिया मल्टी कैप, और साथ ही उनके जो हस्बैंड हैं उनकी भी 17,500 की SIP है। जो फंड है वो है पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, SBI ब्लू चिप, HDFC मिड कैप, टाटा लार्ज एंड मिड कैप 5,000। तो सवाल ये है उनका कि जो ये उनकी बेटियां हैं उनके लिए 10 से 15 साल तक का ये निवेश करना चाहते हैं। लमसम 2 लाख रुपए एक बेटे के नाम करना चाहते हैं। तो आप क्या सजेशन देंगे उनको, कहां पे निवेश करना चाहिए? देखिए अंकुर, इन्वेस्ट करिए और खुद के और उनके हस्बैंड का जो इन्वेस्टमेंट कर रही है। तो हस्बैंड वाइफ मिला के टोटल 30,000 इन्वेस्ट कर रहे हैं और इनकी जो स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग है वो खुद के पोर्टफोलियो में एक फ्लेक्सी कैप, एक लार्ज कैप, एक मिड कैप और एक मल्टी कैप ले रहे हैं। सो यही स्टाइल इन्होंने हस्बैंड वाइफ दोनों के लिए रेप्लिकेट किया है। तो क्योंकि ये 2 अलग-अलग नाम पे पोर्टफोलियो मेंटेन कर रही हैं, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि इन्होंने अपने हिसाब से दोनों बच्चों के हिसाब से भी इसी तरह से एक एलोकेशन किया है कि इंडिविजुअल नाम पे है। तो क्योंकि अलग-अलग नाम पे है और अलग-अलग पर्पस के लिए है मान लीजिए, तो ये चल सकता है। नहीं तो अदरवाइज अगर हम होलिस्टिकली देखें तो ओवरलैप है, 2 फ्लेक्सी कैप है, 2 लार्ज कैप है, 2 मिड कैप है। तो अगर कंबाइंड फॉर्मेट में देखते हैं तो डुप्लीकेशन है, लेकिन इंडिविजुअली देखते हैं तो एलोकेशन ठीक है। तो इस लिहाज से फिलहाल इनके पोर्टफोलियो कंटिन्यू कर सकते हैं। सिर्फ एक पॉइंट मैं दोहराना चाहूंगा कि फ्लेक्सी कैप एंड लार्ज कैप को थोड़ा ध्यान से देखें क्योंकि दोनों का पोर्टफोलियो उनमें मैक्सिमम एलोकेशन 70% के अबव इनका लार्ज कैप में है। तो एक फ्लेक्सी कैप में 70% लार्ज कैप होना और एक लार्ज कैप फंड में भी 80-90% लार्ज कैप होना, ये लगभग एक बराबर हो गया। तो सारे निवेशक, जो सारे दर्शक भी हमें देख रहे हैं जिनका फ्लेक्सी कैप और लार्ज कैप दोनों में इन्वेस्टमेंट है, एक बार पोर्टफोलियो ओवरलैप को इवैल्यूएट करें अगर कुछ चेंजेस करने की जरूरत है। हालांकि अगर यहां से जो मार्केट की वॉलेटिलिटी देखते हुए हम आगे देख रहे हैं, तो लार्ज कैप में एलोकेशन होना ज्यादा अच्छा है। तो उस लिहाज से आप भी इवैल्यूएट करिए कि मार्केट की वॉलेटिलिटी देखते हुए लार्ज कैप में अगर ज्यादा एलोकेशन है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं इनकी डॉटर्स के हिसाब से। ये चाह रही हैं कि दोनों डॉटर्स के हिसाब से लमसम रूप में 2-2 लाख रुपए इन्वेस्ट करें। क्योंकि इनके पर्सनल पोर्टफोलियो में मार्केट के सारे सेगमेंट्स में इन्वेस्टमेंट है और ये सारे एक्टिवली मैनेज फंड्स हैं और सारी मार्केट कैटेगरी को कवर करते हैं। तो मैं इनके लिए एक स्मार्ट बीटा फैक्टर बेस्ड प्रोडक्ट इनके लिए दूंगा स्कीम के नाम बताने के बाद। सो निपॉन इंडिया निफ्टी 500 मोमेंटम 50 इंडेक्स फंड और दूसरा है यूटीआई निफ्टी 500 वैल्यू 50 इंडेक्स फंड। अब इसका मैं खाली सिंपल लॉजिक समझा देता हूं। जो इन्वेस्टमेंट यूनिवर्स है सारी म्यूचुअल फंड्स का, इंडिया की जो टॉप 500 कंपनीज है, सो लार्ज कैप का डेफिनेशन में टॉप 100 कंपनीज लार्ज कैप होती हैं। उसके बाद की जो 150 कंपनियां वो मिड कैप है और उसके बाद जो 250 कंपनियां वो स्मॉल कैप है। तो टॉप 500 कंपनीज लार्ज मिड एंड स्मॉल कैप कैटेगरी में कवर हो जाती हैं। अब ये स्मार्ट बीटा फंड क्या करता है, इसका जो इन्वेस्टमेंट यूनिवर्स है वो इन 500 कंपनियों को लेता है। तो ये बेसिकली एक फ्लेक्सी कैप अप्रोच है, लेकिन इनमें से मोमेंटम स्ट्रेटेजी को लगाते हुए या वैल्यू फैक्टर को लगाते हुए ये 50 कंपनियों को चूज करेंगे। सो जो यूनिवर्स है वो 500 का है और जो फंड मैनेजर पोर्टफोलियो बनाएंगे उससे कि जितने स्टॉक्स 500 कंपनी उसमें जो मोमेंटम फैक्टर्स पे जो मीट करता है उस 50 में करेंगे, या तो वैल्यू ओरिएंटेड करेंगे। जिन कंपनियों की वैल्यूएशन फेवरेबल है, वो लो पीई पे है या उनका जो प्राइस टू बुक रेशियोज हैं, जो वैल्यूएशन मैट्रिक्स है वो रीजनेबल है तो वो पिक करेंगे। सो एक डॉटर के नाम पे या दोनों डॉटर्स के नाम पे अगर ये कोई भी मोमेंटम स्ट्रैटेजी लेना चाहती हैं या वैल्यू स्ट्रैटेजी लेना चाहती हैं, ये डिसाइड करके ये दोनों इन दोनों फंड्स में करें। इससे क्या होगा, इनके पास एक्टिवली मैनेज फंड्स तो हैं और एक स्मार्ट बीटा इंडेक्स फंड्स भी इनके पोर्टफोलियो में आ जाएंगे। जी बिल्कुल ठीक बात है। अगले कॉलर की तरफ बढ़ते हैं और हमारे पास जो सवाल आया है वो सोनाली मिश्रा जी की तरफ से आया है और इस समय उनके हस्बैंड जुड़ गए हैं लाइन में उनका सवाल पूछने के लिए और ये कॉल है जर्मनी से। स्वागत है आपका 18 आवर्स स्वदेश में, पूछे।
और मेरा वाइफ दोनों मिलके मतलब इसके ऊपर इन्वेस्टमेंट किए हैं। तो हम लोगों का टारगेट ये है कि मतलब रिटायरमेंट प्लानिंग एंड होम लोन का मतलब उसको रीपे करने के लिए हम ये फंड का लगाए हैं। तो 1.25 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है, लेकिन हम लोग नया इन्वेस्टमेंट है। अभी मार्केट डाउन जो जा रहा है इसके लिए काफी हम लोग को दिक्कत आ रहा है कि जैसे कि मतलब जैसे 2 लाख के करीब मतलब अभी नेगेटिव पे चल रहा है। तो क्या हम लोग, मेरा सवाल ये है कि हम लोग काफी घबराए हुए हैं कि आप बता सकते हैं कि मतलब हम जो फंड सिलेक्ट किए हैं इज इट ऑन द राइट वे, और कुछ हमको दूसरा कुछ स्टेप लेना पड़ेगा? सबसे पहले तो मैं आपको देना चाहता हूं कि आप दोनों मिलकर अपनी जो फाइनेंशियल प्लानिंग है उस पर जी हाँ अंकुर, आज की जो मार्केट की सिचुएशन है उस हिसाब से देखते हुए जो रिसेंटली मार्केट में आए हैं उनको उनके पोर्टफोलियो पे लॉसेस दिख रहे होंगे। अगर कोई इंसान 5 साल 10 साल से इन्वेस्ट करते आ रहा है तो आज इतना मार्केट गिरने के बावजूद उनका पोर्टफोलियो पॉजिटिव में होगा। अब मिश्रा जी, आपके 2-3 बहुत स्ट्रॉन्ग ऑब्जर्वेशन है मेरी। पहली बात, आपने 14 स्कीम में इन्वेस्ट कर रखा है और उसमें से आपका करीबन 35% आपका सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में इन्वेस्टेड है। आपके जो सवाल आपने बताया उस हिसाब से जो मुझे समझ आ रहा है कि आप जो मार्केट में इतने डे टू डे आप उसे ट्रैक नहीं कर पा रहे हैं, मॉनिटर नहीं कर पाते हैं। और जो हो सकता है कि फाइनेंशियल मार्केट्स की जो आपकी इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग है वो इतनी ज्यादा नहीं है। आप अपनी फील्ड में जो कर रहे हैं उसमें आप ऑब्वियसली बहुत आपका जो पोर्टफोलियो आपने स्कीम के नाम देख के या पास्ट रिटर्न्स देख के इन्वेस्ट किया है, वो भी राशि जो आपने जमा की है वो 1 करोड़ 25 लाख रुपए है। तो जब आप ऐसी इन्वेस्टमेंट करने की सोचते हैं, तो आपको कोई ना कोई फाइनेंशियल एक्सपर्ट की सलाह लेना बनता है। आप अगर 1 करोड़ 25 लाख इन्वेस्ट कर रहे हैं, आपकी जो स्कीम्स देख रहा हूँ वो लगभग डायरेक्ट प्लान्स में आपने इन्वेस्ट किया है। 35% आपका इंफ्रास्ट्रक्चर फंड अकेले में इन्वेस्टेड है। तो आई डोंट नो कि आप क्यों नहीं एक फाइनेंशियल एक्सपर्ट से बात करके, कोई चार्जेस अगर लगते भी हैं तो वो फुल्ली वर्थ इट है। और आप आज की तारीख में जब आपने इन्वेस्ट किया, 5 साल का टाइम होराइजन है आपका। अगर 5 साल का टाइम होराइजन है तो शॉर्ट टर्म माना जाता है इक्विटी के लिए। बहुत सारे लोगों को 5 ईयर्स लगता है कि लॉन्ग टर्म है, 2 साल भी उनको लॉन्ग टर्म लगता है। इक्विटी मार्केट में जब आप इन्वेस्ट करते हैं उसका अप्रोप्रिएट टाइम होराइजन कम से कम 10 साल हो के बाद में आपको ये होगा कि आप एक पॉजिटिव रिटर्न जनरेट करेंगे, जो आपको इन्फ्लेशन बीटिंग भी हो सकता है। तो टाइम होराइजन आपने 5 साल का लिया है और जो रिस्क आपने अपने पोर्टफोलियो में लिया है बहुत ज्यादा लिया है। जो एलोकेशंस है वो टेक्नोलॉजी फंड, इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, आपका स्मॉल कैप फंड्स, आई डोंट नो कि ये पोर्टफोलियो में आपने क्यों नहीं किसी की सलाह ली। मुझे बहुत ज्यादा दुख हो रहा है इस बात का समझ के कि भाई 1 करोड़ 25 लाख रुपए आपने इन्वेस्ट किए हैं और आपने कोई भी एक्सपर्ट की सलाह लेने की जरूरत नहीं समझी। सारे निवेशकों को मैं बताना चाहता हूं कि कई बार हम छोटे छोटे खर्चे बचाने के लिए बहुत बड़ा रिस्क ले लेते हैं। मिश्रा जी, आपने अपने सवाल में ये भी कहा कि मार्केट जो गिर रहा है आपको काफी घबराहट हो रही है। यस, इट इज गोइंग टू हैपन। दूसरी बात, अगर आप समझ के इन्वेस्ट करते हैं कि स्टॉक मार्केट में जब आप लमसम लगाते हैं और मार्केट अगर गिरता है तो लॉस आपको होने वाला है शॉर्ट टर्म में। ये तो बेसिक अजम्पशन लेके आप मार्केट में आते हैं। अगर आप आपके लिए बस इतनी सी होगी कि पूरे पोर्टफोलियो को आपको एक एक्सपर्ट व्यू से लेनी होगी और डिटेल में लेनी होगी। क्योंकि ये जो सारे 14 फंड देख रहा हूं मैं, जो 14 स्कीम्स में आपने इन्वेस्ट किया है, मुझे अप्रोप्रिएट एलोकेशन नहीं दिख रहा है, ना ही मुझे सही तरीके से स्कीम का चुनाव भी लग रहा है। आपको मेरी सलाह ये रहेगी, किसी से कोई फाइनेंशियल एक्सपर्ट जो सेबी रजिस्टर्ड है, सेबी की वेबसाइट पे आपको उनके नाम भी मिल जाएंगे। आप प्लीज कोई रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ मिले और उनकी सलाह के अंडर में आप अपने पोर्टफोलियो को रीअलाइन करें। उन्हें ये बताइए कि आपका 5 साल का होराइजन है, ना कि आपका 10-15 साल का टाइम होराइजन है। तो रिस्क जो आपके पोर्टफोलियो में लेना होगा, वो क्या आपको 100% इक्विटी फंड लेना है कि हाइब्रिड फंड्स लेना है जिसमें डेट इक्विटी का कॉम्बिनेशन होगा। आपको जो लो वोलेटिलिटी फंड्स आपके पोर्टफोलियो में जोड़ सकते हैं, आप वैल्यू ओरिएंटेड फंड्स जोड़ सकते हैं क्योंकि आप एक कंजर्वेटिव इन्वेस्टर साउंड कर रहे हैं। तो उसमें आपको
वैल्यू ओरिएंटेड फैक्टर्स होते हैं, जो मैंने यूटीआई की स्कीम का नाम ऑलरेडी लिया है, या आप वैल्यू फंड्स ले सकते हैं जो एसबीआई कॉन्ट्रा फंड या ऐसे अलग-अलग टाइप के फंड्स हैं। आप बैलेंस एडवांटेज फंड्स लेना है कि नहीं आप में, जिसमें इक्विटी और डेट का एलोकेशन मॉडरेट किया जाता है डिपेंडिंग ऑन मार्केट वैल्यूएशन। तो बहुत सारी चीजें हैं, आप प्लीज किसी से डिटेल में समझिए, और जो भी फी अगर आपकी लगती है, यकीन मानिए ये फुल्ली वर्थ इट होगा जब आप अपना पोर्टफोलियो अपनी रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से बना पाएंगे। जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल बोला है कि फाइनेंशियल प्लानर की मदद लेनी चाहिए, लेकिन कई सारे दर्शक हैं जो हमें इस समय देख रहे हैं और एक मूड क्वेश्चन बनता है कि आपने जोखिम की बात की, अगर कोई इस तरीके से निवेश करना चाहता है तो उसका होराइजन बढ़ा देना चाहिए, क्योंकि अभी का जो मार्केट चल रहा है उसमें कई सारे निवेशकों के एक सवाल तो ये है, क्या ये अभी इस समय इन्वेस्ट करने का होराइजन मान लीजिए सिर्फ 4 से 5 साल है, तो उनको अपनी अवधि बढ़ानी चाहिए? इनफैक्ट अंकुर, ये इतना सही सवाल पूछा आपने और सही टाइम पे पूछा है। कारण ये है कि मार्केट जो पिछले 3-4 दिनों से, या 3-4 दिन क्या मतलब कई एक हफ्ता 10 दिन से जो मार्केट का लगातार सेलिंग हो रही है एफआईआईज की, और मार्केट गिरते जा रहा है। बहुत सारे निवेशक ऐसे हैं जिनके मन में इतना डर बैठ गया कि अब मार्केट पूरा कोलैप्स हो जाएगा, हमें निकल जाना चाहिए। तो देखिए, इसे 2-3 पहलुओं से समझिए। अगर आप एक एसआईपी इन्वेस्टर हैं, विच मीन्स आप इक्विटी मार्केट में हर महीने एक फिक्स्ड अमाउंट हर महीने इन्वेस्ट कर रहे हैं जो इक्विटी में जा रहा है, और आपका जो टाइम होराइजन है वो है 10 साल एंड बियॉन्ड, ठीक है? आपको अपने पोर्टफोलियो में या अपनी एसआईपी में कोई बदलाव नहीं करना है। प्लीज अपनी एसआईपी ये टाइम पे बंद ना करें। आप अपने आप से सवाल पूछें कि आप एसआईपी क्यों कर रहे थे। एसआईपी इंसान 2 कारणों से करता है। पहला कि भी हम हर महीने खरीद रहे हैं, नीचे जा रहा है तो भी हम हर महीने खरीद रहे हैं। अब मार्केट जब आप इन्वेस्ट कर रहे हैं और वो लगातार गिरते जा रहा है, ये बहुत अच्छा टाइम है कि आप अपनी एसआईपी या तो बढ़ा दें या डेफिनेटली कंटिन्यू करें। क्यों? क्योंकि आपको लोअर वैल्यूएशन में आपको इन्वेस्टमेंट करने का मौका मिल रहा है। मतलब वही चीज जो आप 1 महीना पहले, 2 महीना पहले ऊपर के भाव में खरीदे, तो वो आपको नीचे के भाव में मिल रही है। तो यही तो कारण है आप एसआईपी कर रहे हैं, क्या जब नीचे गिरेगा तब भी आपको खरीदने मिले तो ज्यादा आपको यूनिट्स मिलेंगे और ज्यादा अच्छा निवेश होगा आपका। कि जब आपका अक्यूमुलेशन लोअर वैल्यूएशन पे हो रहा है और जब मार्केट बढ़ेगा, तो सोचिए जो सारी यूनिट्स आपने अभी लो वैल्यूएशन में खरीदी है, पूरे पे आपको प्रॉफिट होना चालू होगा। कई इन्वेस्टर ऐसे हैं, मार्केट गिरता तो बंद कर देते हैं, बोलते हैं मार्केट स्टेबलाइज होगा तब मैं शुरू करूंगा। आई थिंक ये एसआईपी के पूरे कॉन्सेप्ट को बर्बाद कर देता है। तो प्लीज हमें हमारा इन्वेस्टमेंट होराइजन बढ़ा देना चाहिए। तो देखिए, आप अगर कोई पर्पस के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, कोई गोल के लिए कर रहे हैं जो आपका 5 साल के बाद आने ही वाला है या 3 साल बाद आने वाला है, तो आप अपना गोल बढ़ा नहीं सकते। कारण ये है क्योंकि आप एक पर्पस के लिए इन्वेस्ट कर रहे थे। तो आपको ऐसी सिचुएशन में क्या करना होगा, आपको इंट्रोस्पेक्ट करना होगा, सॉरी, कि मैं पूरा इक्विटी मार्केट में करूं, इक्विटी स्कीम में करूं, या मैं कोई हाइब्रिड स्कीम में चला जाऊं। तो आपको स्कीम में एलोकेशन बदलना होगा अगर आप अपना गोल का टाइम होराइजन बढ़ा नहीं सकते। बिल्कुल, इस समय जब मार्केट गिर रहा है तो ये सलाह की और भी ज्यादा जरूरत है, क्योंकि कई सारे निवेशक हैं वो कंफ्यूज थे उनको क्या करना चाहिए। तो बहुत बहुत शुक्रिया रुंगटा जी ये सारे सवालों का जवाब देने के लिए। और अभी वक्त हो चला है ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। और हम बता रहे हैं क्वेरीज खासकर महिला दर्शकों की, क्योंकि आज है बुधवार और आज हम बात करते हैं महिला दर्शकों से उनके सवालों को लेकर कि आखिर उनके फाइनेंशियल प्लानिंग में क्या दिक्कत है। अगला जो सवाल है वो हमारे पास कुवैत से आया है और ये जो सवाल है वो है अबीदा हाजी। यूट्यूब के जरिए इन्होंने सवाल पूछा है और सवाल ये है कि इनकी जो मंथली एसआईपी है, उन्होंने पहले तो डिटेल दिया है कि बंधन कोर इक्विटी फंड, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप डायरेक्ट, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, क्वांट का स्मॉल कैप फंड, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल सिल्वर ईटीएफ,
HDFC गोल्ड ETF और जो टोटल जो इन्वेस्टमेंट है वो है 2,70,000 रुपए का। तो इनका जो करंट पोर्टफोलियो का कॉर्पस है वो 20 लाख का है और 17 साल के लिए ये इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं रिटायरमेंट के लिए। तो कितना कॉर्पस 17 साल के लिए इनको रखना चाहिए, मतलब कितना टारगेट रखना चाहिए, ऐसा सवाल है। आप बताएंगे रुंगटा जी? जी अंकुर, अच्छी बात है इनके पोर्टफोलियो में क्या है वो बता दूं। एक है कि इन्होंने हर एक कैटेगरी में और कमोडिटीज भी अपने पोर्टफोलियो में ऐड किया। प्रेशियस मेटल्स एज इन गोल्ड 2,70,000 इन्वेस्ट करनी है, 20 लाख का पोर्टफोलियो ऑलरेडी है। तो अगर हम 12% का अनुमान लगाते हैं ओवरऑल पोर्टफोलियो में और ये इन्वेस्ट करने वाली है 17 सालों तक, तो 17 सालों तक अगर हम इसे 12% से कंपाउंड करते हैं, जो इकट्ठा इनके पास कॉर्पस होगा वो करीबन 19 करोड़ रुपया होगा। तो ये 19 करोड़, कई इन्वेस्टर्स होंगे, कई दर्शक होंगे जो सिर्फ 19 करोड़ को ध्यान में रखेंगे। लेकिन मैं फिर से दोहरा रहा हूं, इनका महीने का जो इन्वेस्टमेंट है वो है 2,70,000 रुपए हर महीना और 20 लाख ये ऑलरेडी इकट्ठा कर चुकी हैं। यही चीज कंटिन्यू करेंगे तब जाके 19 करोड़ रुपया बनता है। अगर हम 4, 5, 10,000 रुपए इन्वेस्ट करें तो ये कॉर्पस नहीं बनेगा। इनके पोर्टफोलियो पे आता हूं। इनका जो एलोकेशन है वो थोड़ा ओवरलैप जरूर है, लेकिन कोई बदलाव ऐसे करने जैसा मुझे कोई कारण दिखता नहीं है। तो फिलहाल अभी के लिए करते हैं तो रिटायरमेंट पे अच्छा खासा कॉर्पस इनके लिए इकट्ठा हो जाएगा। जी बिल्कुल। एक चीज आपने नोटिस की होगी, जो हमारे पास सवाल आ रहे हैं दोनों तरफ के सवाल आ गए, यानी एक वो जिन्होंने अपना टारगेट सेट कर रखा था और पता नहीं है कि कितना इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। दूसरी तरफ अभी जो हमारे पास सवाल आया कि 17 साल के इन्वेस्टमेंट कितना कॉर्पस होगा। तो मुझे लगता है जो भी महिला दर्शक इस समय ये शो देख रहे हैं उनको सारे सवालों के जवाब मिलेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हमारे पास सुलोचना दास जी की तरफ से आया है और इनको पोर्टफोलियो में सजेशन चाहिए। इनके पास जो हैं फंड वो मैं पहले बता देता हूं। ICICI ब्लू चिप फंड, पराग फ्लेक्सी फंड, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड, निपॉन स्मॉल कैप फंड, UTI निफ्टी 50 इंडेक्स फंड, निपॉन मल्टी कैप फंड और जो SIP अगर हम इनका सवाल देखें तो भी कर रहे हैं और इसके लिए 15,000 रुपए के लिए 3 से 4 वापस दोहरा सकते हैं। आपके जो ऑडियो था उसमें थोड़ा इशू था, आप वापस से अपनी बात को दोहरा सकते हैं? हाँ जी अंकुर, इनका अगर हम पोर्टफोलियो देखें तो ये करीबन 15,000 रुपए जो निवेश कर रही है उसके लिए इनके पास करीबन 6 स्कीम्स हैं। सुलोचना जी, अगर आप 15,000 रुपए महीने का इन्वेस्ट करें तो 3 से 4 स्कीम बहुत होती है, उससे ज्यादा आपको जरूरत नहीं है। माफ कीजिएगा, आपके पोर्टफोलियो में से मैं 3 स्कीम शॉर्टलिस्ट कर लूं। UTI निफ्टी 50 इंडेक्स फंड, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड एंड निपॉन इंडिया मल्टी कैप फंड में आप 5-5 हजार रुपया इन्वेस्ट करें तो आपका 15,000 निवेश हो जाएगा। आपके लक्ष्य पे आते हैं। 10 साल बाद करीबन 40 लाख रुपए इकट्ठा होंगे और आपको चाहिए 1 करोड़। आप रुंगटा जी, मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप पानी वानी पी लीजिए, क्योंकि हमारी महिलाएं वेट कर लेंगे। आपकी जो सलाह है वो काफी जरूरी है। सारे एंगल्स पे हम सलाह ले रहे हैं कि आपको इन्वेस्टमेंट किस तरीके से करना चाहिए और खासकर ये जो बाजार है जहां पर आज भी आपने देखा होगा उठापटक जारी है। जो निफ्टी है वो DMA के नीचे चला गया है, लेकिन कई सारे निवेशकों के मन में अब ये सवाल आ रहे हैं, न सिर्फ जो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट स्टॉक मार्केट में करते हैं बल्कि जिनका पोर्टफोलियो है म्यूचुअल फंड में, वो किस तरीके से रीअलाइनमेंट करें। और खासकर नए निवेशक जो कि ये वेट ही कर रहे थे कि मार्केट कब गिरे, 10% गिरा तो मैं निवेश करूंगा जी, 15% गिरा तो मैं निवेश करूंगा। तो क्या उनके लिए सही 1 करोड़ का, क्या ये अचीवेबल है सुलोचना दास जी का? पहले तो अंकुर थैंक यू सो मच वक्त देने के लिए। अगर मैं थोड़ा सा पानी पी सकूं बीच में, माफ करिएगा, अचानक गला खराब होने की वजह से शायद आपको सुनने में दिक्कत आ रही होगी।
आज की वजह से कई सारी महिलाएं अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग कर रही हैं, तो बिल्कुल आपको वक्त देना जरूरी है। थैंक यू सो मच जी, थैंक यू। अगर हम टारगेट का अनुमान लगा रहे हैं, जो 10 साल में ये 1 करोड़ रुपए इकट्ठा करना चाह रही हैं, आज जितना निवेश कर रही हैं, उसको अगर मैं 12% से अगर एक्सपोलेट करें कि भाई आगे जाते हुए अगर 12% से ग्रोथ करते हैं, तो हमें कितना रिटर्न मिलेगा? आज की तारीख में ये करीबन 40 लाख रुपए बनता है। अब इन्हें 1 करोड़ का टारगेट है, तो ऑब्वियसली सीधी सी बात है कि इन्हें इन्वेस्टमेंट हमारा जो है वो 1.5 गुना बढ़ाना होगा। प्लीज करिए, लेकिन एक चीज का ध्यान रखिए, जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती रहती है, आगे बढ़ते हुए आप अपना इन्वेस्टमेंट जब आपको मौका मिले, प्लीज जितना हो सके उतना बढ़ा लें। हो सकता है हम 1 करोड़ रुपया पूरा इकट्ठा ना कर सके, लेकिन जितना 1 करोड़ के पास में हम आ जाए, वो भी हमारे लिए एक अच्छी अचीवमेंट होगी। निराश ना हो कि 1 करोड़ रुपया नहीं इकट्ठा होगा। मान लीजिए आप अपनी पूरी ताकत लगाते हैं और आप 40 नहीं, आप 80 लाख तक पहुंच जाए, तो वो भी बहुत अच्छी बात है। तो लक्ष्य को ध्यान, एक टारगेट बनाने का फायदा क्या होता है? या तो आप अचीव करेंगी, या तो उसके बहुत पास में आ जाएंगी। लेकिन एक टारगेट बनाना बहुत जरूरी है, ताकि आपको पता है कि अगर शॉर्टफॉल है तो कितना है और आपको कितना आगे इन्वेस्ट करना है। तो सभी दर्शकों के लिए जब भी इन्वेस्ट करें, एक टारगेट जरूर बनाएं, ताकि हम उसकी तरफ एक फोकस्ड वे में, एक कॉन्क्रीट तरीके से हम अपना इन्वेस्टमेंट प्लान बना सकें। इससे पहले हम आपको जाने दें रुंगटा जी, एकदम सही समय है जिसको कभी एसआईपी शुरू नहीं किया वो अभी शुरू कर दे, या फिर हर समय इसके लिए सही समय है? और दूसरा, लमसम में जाए या सिर्फ एसआईपी अभी शुरू करें? अभी किसके लिए सही वक्त है, इसका आप एकदम संक्षेप में अगर आंसर दे पाए तो देखिए, पहली बात, एसआईपी इन्वेस्टर कभी भी मार्केट में वेट नहीं करना चाहिए कि भाई मार्केट बढ़ा हुआ है तो शुरू कर रहा हूं या घटा हुआ है। एसआईपी इन्वेस्टर मिनिमम 8 से 10 साल का अगर टाइम होराइजन है तो तुरंत शुरू कर दें, इररिस्पेक्टिव ऑफ मार्केट कंडीशन। प्लीज मार्केट को देखे भी नहीं तो सबसे बेस्ट होगा, और एसआईपी बंद ना करें इररिस्पेक्टिव मार्केट ऊपर जा रहा है कि नीचे जा रहा है। दूसरा, आपने पूछा कि कोई लमसम अगर इन्वेस्टर है तो वो क्या करें। देखिए, अगर आप मार्केट की वोलेटिलिटी को समझते हैं कि भाई आपने लमसम डाला, हो सकता है मार्केट यहां से भी 10% गिरेगा, अगर आप वो रिस्क ले सकते हैं, वो वोलेटिलिटी समझते हैं, तो ही लमसम करिए। अगर आप वो उन्हीं इन्वेस्टर्स के लिए है जो 10 से 20% लॉस अपना इन्वेस्टमेंट करने के तुरंत बाद भी अगर होता है, वो वोलेटिलिटी को समझते हैं और ले सकते हैं, तो ही लमसम इन्वेस्ट करें, नहीं तो ना करें। शुक्रिया रुंगटा जी, और हम आपके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हैं। बिल्कुल आपको वापस से हम शो में बुलाएंगे और अच्छी आवाज के साथ। अभी वक्त हो चुका है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम चर्चा जारी रखेंगे फाइनेंशियल प्लानिंग की महिलाओं के लिए।